उधर हिंसाग्रस्त बांग्लादेश की राजनीति के केंद्र में मोहम्मद यूनुस का नाम चर्चाओं में है। यूनुस को बांग्लादेश में बनने वाली अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया है। नई सरकार के गठन में मोहम्मद यूनुस की अहम भूमिका होगी। शेख हसीना, जी हां, शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। यूनुस कई बार सरेआम बोल चुके हैं कि शेख हसीना उन्हें अपना नंबर 1 दुश्मन समझती हैं, लेकिन यूनुस का रवैया भारत के प्रति भी ज़्यादा सकारात्मक नहीं है। वो भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर कई बार बयानबाजी कर चुके हैं। मोहम्मद यूनुस का मानना है कि भारत ने बांग्लादेश पर फोकस करने के बजाय सिर्फ शेख हसीना पर फोकस किया है और पूरे बांग्लादेश से संबंध अच्छे करने पर विचार नहीं किया है। मोहम्मद यूनुस ने यह साफ कहा है कि भारत बांग्लादेश को बर्बाद करने वाले शख्स का समर्थन कर रहा है। भारत ने जब बांग्लादेश की हिंसा को पड़ोसी मुल्क का आंतरिक मामला कहा, तब भी मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि भारत के बयान से दुख हुआ है। सार्क देशों का सदस्य होने के नाते जब भाई के घर में आग लगी हो तो दूसरा भाई उसे आंतरिक मामला कैसे कह सकता है। मोहम्मद यूनुस को अमेरिका का समर्थक माना जाता है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार का मुखिया बनते ही कहा जाने लगा है कि बांग्लादेश में अमेरिकी मैन की एंट्री हो गई है और ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की अमेरिका की प्लानिंग सफल हो गई है। कई एक्टिविस्ट का भी ये मानना है कि मोहम्मद यूनुस को रमन मैगसेसे पुरस्कार भी मिला है, जिसे अमेरिका की फोर्ड फाउंडेशन फंड करती है। अब यह भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में भविष्य को अमेरिका के कहने के मुताबिक मोल्ड करने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद यूनुस को उनके द्वारा स्थापित किए गए ग्रामीण बैंक के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उन्होंने गांव में रहने वाले गरीबों को $100 से कम के छोटे छोटे कर्ज दिलाकर लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की। उनकी इस योजना से प्रेरणा लेकर अमेरिका समेत दुनिया भर में ऐसी कई योजना निकाली गई। इसी साल जनवरी में यूनुस को श्रम कानून के उल्लंघन के मामलों में दोषी ठहराया गया और उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुना दी गई। जून में मोहम्मद यूनुस पर 13 अन्य लोगों के साथ मिलकर लोगों के कल्याण कोष से 252 मिलियन टका के गबन का भी केस दर्ज किया गया। वहीं बांग्लादेश में सरकार गिर चुकी है। फिलहाल वहां मिलिट्री शासन लगा हुआ है और अंतरिम सरकार के गठन की सुगबुगाहट है। लेकिन बांग्लादेश की मिलिट्री ताकत कितनी है, ये जानना भी जरूरी है। बांग्लादेश मिलिट्री ताकत में भारत के मुकाबले कहां टिकता है, ये समझ लीजिए। बांग्लादेश के पास 69,63,000 जवान हैं। इनमें से सेना के पास 1,63,000 जवान हैं। बांग्लादेश के पास रिजर्व फोर्स नहीं है, लेकिन वहां पैरामिलिट्री में 66 लाख जवान हैं। बांग्लादेशी आर्मी में 1,60,000 जवान हैं। एयरफोर्स में 15,500 जवान हैं और नेवी में 25,000 जवान हैं। ये बांग्लादेश की बात कर रहा हूं। बांग्लादेश के एयरफोर्स के पास 216 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 130 रेडी मोड में है। बीएसएफ यानी कि बांग्लादेशी एयरफोर्स के पास 44 फाइटर जेट्स हैं। इनमें से 26 हमेशा तैयार रहते हैं। 16 ट्रांसपोर्ट वाहन हैं, जिनमें से 19 उड़ान भरते रहते हैं। इसके अलावा 87 ट्रेनर विमान हैं, जिनमें से 52 एक्टिव है। बांग्लादेशी एयरफोर्स के पास 4 स्पेशल एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 2 हमेशा तैयार रहते हैं। कुल 73 हेलीकॉप्टर में से 44 हेलीकॉप्टर एक्टिव रहते हैं। बांग्लादेशी एयरफोर्स के पास 8 MiG-29 फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा MiG-21 के चीनी वर्जन चेंगदू जा 7। बांग्लादेशी आर्मी के पास 320 टैंक हैं, जिनमें से 244 हमेशा सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा 13,000 से ज़्यादा अलग अलग गाड़ियां हैं। आर्मी के पास 27 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, जिसमें से 19 हमेशा तैयार रहती है। 437 खींचकर ले जाने वाली तोपें हैं। इनमें से 306 हमेशा तैयार रहती हैं। 71 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। बांग्लादेशी नौसेना के पास 117 एसेट्स हैं। कोई एयरक्राफ्ट करियर और हेलीकॉप्टर करियर नहीं है। इसके अलावा कोई डिस्ट्रॉयर भी नहीं है। बांग्लादेश के पास 7 फ्रिगेट्स हैं, 6 कॉर्वेट हैं और 2 सबमरीन्स हैं। इसके अलावा 55 पेट्रोल वेसल हैं और समुद्र में माइन बिछाने वाले 5 जहाज हैं। यह है बांग्लादेश की सैन्य ताकत। बात कर लेते हैं खेल की बड़ी बात की।
पेरिस ओलंपिक 2024 में एक बड़ा अपडेट आया है जिसमें करोड़ों भारतीयों के दिल को एक झटके में तोड़कर रख दिया। विनेश फोगाट को आज रेसलिंग में यूएस की खिलाड़ी के खिलाफ अपना मेडल मैच खेलना था। उनसे उम्मीद की जा रही थी कि आज गोल्ड लेकर आएंगी, लेकिन इससे पहले यह खबर आई कि अब विनेश फोगाट इस प्रतियोगिता से बाहर कर दी गई। विनेश फोगाट जिस 50 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा ले रही थी, उनका वजन आज उससे कुछ ज्यादा निकला। इसके साथ ही यह भी तय हो गया है कि अब इस इवेंट में किसी भी एथलीट को सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा, यानी कि केवल गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल ही दिए जाएंगे। विनेश फोगाट का वजन 50 किलो से करीब 100 ग्राम ज्यादा था। इसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। प्रतियोगिता नियमों के मुताबिक फोगाट को रजत पदक भी नहीं दिया जाएगा और 50 किलो में केवल स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता भी भाग लेंगे, यानी कि यूएस की पहलवान सरहा हिल्डेब्रेड को बिना खेले ही गोल्ड दे दिया जाएगा। वहीं ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच होगा। ओलंपिक और इवेंट के नियमों के अनुसार पहलवानों को प्रतियोगिता के दोनों दिन अपने वजन वर्ग में ही रहना होगा। जानकारी मिली है कि रात में जब विनेश का वजन किया गया तो वो करीब 52 किलो था, लेकिन इसके बाद विनेश पूरी रात सोई नहीं और उनका वजन कम करने का प्रयास करती रही। उनका वजन कम हुआ भी, लेकिन जब फाइनल से पहले फिर से उनका वजन किया गया तो वो मानक से करीब 100 ग्राम ज्यादा था। इस 100 ग्राम वजन की वजह से उन्हें इस इवेंट से बाहर कर दिया गया। बताया जाता है कि फाइनल वजन के बाद भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने यह मांग की है कि उन्हें कुछ और वक्त दिया जाए ताकि वे 100 ग्राम वजन को भी कम कर सकें, लेकिन इसकी परमिशन नहीं दी गई है। विनेश फोगाट इससे पहले 53 किलो भार वर्ग में हिस्सा लेती रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने 50 किलो वर्ग में हिस्सा लिया। ओलंपिक क्वालिफायर के दौरान ही उन्हें इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जहां वो बहुत कम अंतर से कट में पहुंची थी। फोगाट ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान थी। प्री क्वार्टर फाइनल में विनेश फोगाट ने विश्व के नंबर 1 और प्रबल दावेदार जापान की यूई सुसाकी को चौंका दिया। इसके बाद यूक्रेन और क्यूबा के पहलवानों पर 2 और शानदार जीत दर्ज की। विनेश फोगाट के ओलंपिक के बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि विनेश ने ओलंपिक में जाने से पहले ही साजिश की आशंका जाहिर की थी। कोई विनेश है, उसने आशंका जाहिर करी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कोच, उसके सारे जो कोच हैं, सारी जो सपोर्ट टीम है, वो सब ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा सेलेक्ट किए हुए लोग हैं। विनेश ने खुद अपने शब्दों में कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पानी में कोई कुछ मिला के मुझे पिला दे, कोई ऐसा पदार्थ मिला दे कि डोपिंग टेस्ट में मैं फेल हो जाऊं। तो इस सब की तहकीकात होनी चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात, हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जो हमारा पूरा कंटिजेंट वहां पे है, ओलंपिक एसोसिएशन के सामने हमें अपनी दरखास्त डालनी चाहिए, इसको चैलेंज करना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। ऐसे कैसे हो गया? अब ये तक बोल रहे हैं कि विनेश को सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा। कहा तो पूरा देश सोच रहा था कि वो गोल्ड मेडल लेके आएगी। सिल्वर मेडल जो उसने जीता है, जो उसका हक है, अब बोल रहे हैं कि सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा। तो हमारा जो कंटिजेंट वहां गया है, उसको इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के सामने बोलना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस तरह से एक छोटे से 100 ग्राम की वजह से हमारी बेटी के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है।